पढ़ते हैं उचित दिन को भी पढ़ सकते हैं, ऐसा हो सकता है, संभव है। चलिए, तो यह साल को देखेंगे। यह साल सामाजिक यथार्थवादी उपन्यासकार है। ये क्या है? सामाजिक सामाजिक यथार्थवादी सामाजिक यथार्थवादी उपन्यासकार। ठीक है। तो सामाजिक यथार्थवादी उपन्यासकार है। ये मार्क्सवादी विचारधारा से प्रेरित है, तो जाहिर सी बात है मार्क्सवादी विचारधारा से तो प्रेरित होंगे ही। पूंजीवादी अथवा सामंतवादी व्यवस्था की वैषम्य से अद्भुत मानवीय उत्पीड़न की कथा इनके उपन्यासों में मिलती है। यानी कि समाजवाद स्थापित करने के लिए पूंजीवाद हो चाहे सामंतवादी व्यवस्था हो, इन व्यवस्थाओं के प्रति जो है एक घृणा कह सकते हैं या संघर्ष कह सकते हैं। कैसे जो है सामान्य लोग या मध्यम वर्ग के लोग कैसे जीवन यापन करते हैं, कैसे संघर्ष करते हैं, इत्यादि चीजों को जो है अपने उपन्यासों में दिखा रहे हैं या दिखाए हैं। ठीक है। तो इनके उपन्यास को हम कह सकते हैं सामाजिक यथार्थवादी उपन्यासकार। तो पहला उपन्यास इनका है, पहला उपन्यास, फर्स्ट उपन्यास इनका देखेंगे, दादा कामरेड। दादा कामरेड। तो ये जो इनका उपन्यास है दादा कामरेड, ये पहला उपन्यास है इनका और ये आया था 1941 में। ये कैसा उपन्यास है? तो पहला उपन्यास है इनका, ये पहला उपन्यास है। दादा कामरेड इनका क्या है? पहला उपन्यास है। ठीक है। दूसरा इनका जो उपन्यास है, दूसरा जो उपन्यास है ये है देशद्रोही। देशद्रोही ये आया था 1943 में। ठीक है, 1943 में। और देशद्रोही जो उपन्यास है, इस उपन्यास में जो है 1941 के क्रांति से संबंधित या 1941 में जो क्रांति हुई है उसी से संबंधित है। क्रांति या संघर्ष जो भी चीज है 1941 की घटना इसमें है, एक प्रकार से ये समझ सकते हैं, जो अंग्रेजों के खिलाफ हो रही थी। तो 1941। अगला जो उपन्यास है इनका क्रम में, तो दिव्या है। दिव्या कामरेड 41 में, देशद्रोही 43 में और दिव्या 45 में। दिव्या क्या है? 45 में। और दिव्या जो है इनका ऐतिहासिक नाटक, ऐतिहासिक है, ऐतिहासिक उपन्यास है। कैसा उपन्यास है? ऐतिहासिक है। ठीक है।
उसके बाद इनका जो चौथा उपन्यास है पार्टी कामरेड। कामरेड मतलब कार्यकर्ता हो सकता है, ठीक है, पार्टी के कार्यकर्ता। यहाँ दादा के कार्यकर्ता है। दादा के कार्यकर्ता, दादा कौन है? तो दादा कौन है यहाँ पे? चलिए इसके बारे में बताएंगे, दादा किसको उन्होंने कहा है, ठीक है। तो पार्टी कामरेड है, वैसे वो गांधी जी को कहे होंगे अब, लेकिन क्लियर नहीं कहेंगे अभी, उसे देखेंगे तब बताएंगे, ठीक है। तो वो दादा के कामरेड है, यानी कि दादा के कार्यकर्ता है, और यहाँ देशद्रोही है। यहाँ क्या है, ये दिव्या उपन्यास है, ये ऐतिहासिक से जुड़ करके एक कहानी है दिव्या। और ये जो है पार्टी कामरेड है। पार्टी कामरेड जो इन्होंने लिखा 1946 में, ठीक है, 1946 यानी 1946 में। पांचवा जो इनका उपन्यास है मनुष्य के रूप। बहुत सारे मनुष्य के रूप हैं, मनुष्य के रूप बहुत सारे हैं। कितने हैं? बहुत ज्यादा है। क्या मनुष्य के रूप इन्होंने लिखा था शायद मनुष्य के रूप 1949 में लिखे थे, 1949 में लिखे थे, ठीक है। उसके बाद छठा इनका उपन्यास आता है अमिता। अमिता उपन्यास आता है, ये 1956 में लिखा जाता है और ऐतिहासिक उपन्यास है। ऐतिहासिक उपन्यास है। सातवां इनका उपन्यास आता है झूठा सच। बड़ा सा उपन्यास आता है एक, ये 2 भाग हैं इसके। पहला भाग आता है इनका 1958 में। दूसरा भाग जो आता है 1960 में। पहला जो भाग आता है उसका नाम है वतन और देश। पहला जो झूठा सच का जो पहला भाग है उसका नाम है वतन और देश, और जो दूसरा भाग है वो है देश का भविष्य। जो दूसरा भाग है वो देश का भविष्य नाम से आता है, और ये दोनों मिलाकर के झूठा सच के नाम से जाने जाते हैं। तो झूठा सच 2 भागों में है, पहला भाग 58 में, दूसरा भाग 60 में, ठीक है। झूठा सच उपन्यास जो है देश विभाजन पर लिखा गया है। ये किस पर लिखा गया है? देश विभाजन पर लिखा गया है। यह उपन्यास देश विभाजन पर लिखा गया है, ठीक है। तो देश विभाजन पर ये लिखा गया है। 1947 में जब देश विभाजन, देश का बंटवारा हो रहा था, उस पर लेकर के लिखा गया था, ठीक है। तो देश विभाजन पर लिखा गया। और क्या है इसमें? जिसमें देश विभाजन में जो राजनैतिक समस्याएं, जो 1947 की जो घटना है, उसी का जो है चित्रण इसमें किया गया है। इस उपन्यास में जो है 1942 से लेकर के अगर घटना देखा जाए तो केवल 1947 की ही नहीं है, 1942 से लेकर के घटना चली है, और 1952 तक का। 1942 से कहां से? 1942 से लेकर के और 1952
52 तक का जिक्र किया गया। तो बीच में 1947 आता है, 1947। तो यही तो देश विभाजन हुआ था 1947। ये क्या लिख गया, 1947 में हमारा देश आजाद हुआ और 46-47 से सब बंटवारा का रूल है कि कैसे बटेगा, ये चर्चा होने लगी। तो 1942 से लेकर के शुरू हो गया और बंटवारा का असर 1942 तक रहा। ठीक है, कुछ साल पीछे तक और कुछ साल पहले से शुरू हुआ, कुछ साल पीछे तक। ठीक है, जैसे देखिए अभी क्या हो रहा है, किसानों के लिए किसान बैठे हुए मोर्चे पर। ठीक है, जो नियम का लाया गया है वो लागू नहीं हुआ है। तो मान लीजिए अब लागू होगा चाहे जब हो, लेकिन अब उसका विरोध शुरुआत हो गई है, उसका विरोध चल रहा है। तो अब उसमें क्या क्या हो रहा है और फिर लागू हो जाएगा तो अब क्या होगा। ठीक है, तो कुछ दिन पहले और कुछ दिन बाद तक इसका प्रभाव दिखाई देगा, इसी का जिक्र यहाँ। तो वैसे ही विभाजन, तो विभाजन भी जब लागू हुआ उससे पहले से और उसके बाद तक। तो कहने का मतलब मेन उद्देश्य इसका रहा है देश विभाजन। ठीक है, क्या रहा है, देश बंटवारा। जब देश का बंटवारा हुआ तो फिर क्या हुआ। इस उपन्यास को जो है, झूठा सच को जो है औपन्यासिक महाकाव्य की संज्ञा दी जाती है। तो इसे लिख सकते हैं, झूठा सच उपन्यास को, झूठा सच उपन्यास को, झूठा सच उपन्यास को औपन्यासिक महाकाव्य, महाकाव्य की संज्ञा दी जाती है। औपन्यासिक महाकाव्य की संज्ञा दी जाती है। ठीक है, तो ध्यान देना, एक महाकाव्य जो है गोदान है और दूसरा जो महाकाव्य है, एक महाकाव्य गोदान है, गोदान को भी महाकाव्य कहा गया है। तो गोदान भी महाकाव्य है और झूठा सच भी है। तो ये देखा जाए दोनों महाकाव्य हैं। ठीक है, दोनों महाकाव्य हैं, दोनों को महाकाव्य की संज्ञा दी गई है। महाकाव्य नहीं है लेकिन महाकाव्य की संज्ञा दी गई है। ठीक है, बात इनके अगले उपन्यास की करें। 8वां नंबर का जो उपन्यास है वो है 12 घंटे। 12 घंटे है। 9वां जो है अप्सरा का श्राप है। अप्सरा का श्राप। जब अप्सरा का श्राप मिल जाएगा तो हर व्यक्ति कहेगा झूठे फंस गए। तो क्यों फंसे, क्यों फंसे, ये लिखा गया था 1968 में और ये लिखा गया था 1965 में और ये लिखा गया था 1962 में। तो क्यों फंसे, क्यों फंसे मेरी तेरी उसकी, मेरी तेरी उसकी बात, मेरी तेरी उसकी बात। तो क्यों फंसे उस मेरी तेरी उसकी बात में। ये जो उपन्यास है इस पर जो है पुरस्कार मिला, साहित्य अकादमी। कौन सा पुरस्कार, साहित्य अकादमी। इस उपन्यास पर पुरस्कार मिला, साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। ठीक है, यह उपन्यास 1942 की क्रांति पर
क्रांति पर लिखा गया है? ये केवल 1942 की क्रांति से पर ही लिखा गया है, उसी से संबंधित है, 1942 की क्रांति से ही। ठीक है, तो ये इनका अंतिम उपन्यास जिस पर जो है साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला, ये लिखा गया था 1974 में। ठीक है, 1974 में लिखा गया। यह जो उपन्यास है 1974 में लिखा गया था। तो देखिए इनका उपन्यास सब देख लेते हैं। ठीक है, इनका जो उपन्यास है तो देखिए, यशपाल, इनको तो सामाजिक यथार्थवादी उपन्यास कहेंगे कि ये इस टाइप के उपन्यास लिखते थे। पहला इन्होंने दादाजी के पार्टी में कार्यकर्ता की तरह कार्य किया। कैसे काम किए? तो कार्यकर्ता की तरह कार्यकर्ता थे दादा की पार्टी में। ठीक है, तो दादा की पार्टी में क्या थे? कार्यकर्ता थे। तो दादा कामरेड लिखा, पहले बार लिखे दादा कामरेड, पहला उपन्यास इनका हो गया। जब दादा के पार्टी में कार्यकर्ता हो गए तो बहुत लोग, अभी इनकी निगाह जो है बहुत लोगों पे पड़ी और बहुत लोग जो है देशद्रोही भी थे। तो जितने भी देशद्रोही थे उन्होंने 1941 की क्रांति में जो लोग दादा के खिलाफ गए उनको इन्होंने देशद्रोही कह दिया। ये बोले ये देशद्रोही है, देश को बचाना नहीं चाहते हैं। तो यशपाल जो है दादा के पार्टी में शामिल हो गए, दादा कामरेड यानी दादा के कर्मचारी हो गए। और जितने लोग इनके विरोध में गए उनके लिए देशद्रोही शब्द का इस्तेमाल किया कि ये लोग क्या है? देशद्रोही हैं। किस प्रकार से देशद्रोही हैं? तो जिस प्रकार से दिव्या है। दिव्या एक उपन्यास देखे होंगे, ऐतिहासिक की घटना को उजागर करके सामने लाते हैं। दिव्या है। इसके बाद जो है इन्होंने पार्टी कामरेड अपना पार्टी बना लिया, दादा की पार्टी से अलग होकर के, क्योंकि दादाजी मरने की कगार पे आ गए हैं। तो 1946 में इनका साथ छोड़ दिया और अपनी पार्टी बना लिए, पार्टी कामरेड अपनी पार्टी बना ली। इसमें जो है योग्यता नहीं देखते थे। इसमें जो है ये कैसे लोगों को शामिल करते थे? मनुष्य के रूप देख करके, लोगों के रूप को देखते थे कि ये शामिल करने योग्य है कि नहीं है। इसी से पहचान जाते थे और अपने पार्टी में जो है शामिल करते थे, चाहे नहीं करते थे। तो उसकी योग्यता क्या थी? ये मनुष्य का रूप से ही पहचान लेते थे। जैसे अमिता पहचान लेती थी, ये भी इतिहास से जुड़ी हुई है। अमिता भी क्या कर लेती थी? पहचान लेती थी। तो अमिता जो उपन्यास है और दिव्या, इनके दो महिला के नाम से हो गया, दिव्या और अमिता। दोनों में महिला ही जो है वो अग्रणी रहे हैं, उन्हीं पे उपन्यास रहा है। ठीक है, और दोनों ऐतिहासिक, दोनों क्या ऐतिहासिक। ठीक है, उसके बाद जब ये अपनी पार्टी बनाते हैं तब देशद्रोह नहीं लिखते हैं। तब क्या लिखते हैं? तब लिखते हैं कि झूठा सच, लोग कितना झूठ बोल रहे हैं, ये चीज लिखा गया इसमें। और उसको कैसे सच बना दे रहे हैं। तो बोल करके झूठ और सच बना दे रहे हैं। ये बात कब लिखा? अपनी पार्टी में आए तब लिखा, अपनी पार्टी बनाया तब लिखा। पहले तो दादाजी के साथ बड़ी खुश थे, लेकिन उनको शायद यही झूठा सच लिखना था, इसीलिए जो है उनके पार्टी में रह करके और उन्हीं की बातों के खिलाफ जाना मुश्किल था, इसीलिए अपनी पार्टी बना ली और अपने हिसाब से फिर लिखा कि झूठा सच। और 2 बार लिखा झूठा सच को। कितनी बार? 2 बार लिखा। एक बार लिखा तो उसका नाम दिया वतन और देश, और दूसरी बार लिखा तो उसका नाम दिया देश का भविष्य।
ठीक है, कि देश का भविष्य किधर जा रहा है जब ऐसे ही झूठ पर झूठ, झूठ पर झूठ लोग बोलेंगे तो। अगला उपन्यास, उन्होंने यह उपन्यास कितने घंटे में लिखे थे? 12 घंटे में लिखे थे। तो 12 घंटे में झूठा सच को लिखा था। कितने घंटे में लिखे थे? 12 घंटे में। और जब इन लोगों का ये काला चिट्ठा उजागर कर दिए, झूठा सच लिख दिए, तब इनको जो है अप्सरा आती है, अब सांप दे देती है, इनको सांप दे देती है। जब सांप दे देती है तब ये कहते हैं झूठे झूठा सच लिख दिया। तब इन्होंने लिखा, क्यों फंसे मेरी तेरी उसकी बात में। तब इनको याद आता है कि नहीं फंसना चाहिए था, मुझे दूर ही रहना चाहिए था, इस राजनीति में नहीं इंटर करना चाहिए था। और इस पर इन्होंने साहित्यिक अकादमी पुरस्कार भी जीते। 1942 की क्रांति से संबंधित रही और इनका एक 1941 की क्रांति से भी संबंधित रही, जिसका नाम अभी बताया हूं मैंने, देशद्रोही था। देशद्रोही यह जो उपन्यास था 1941 की क्रांति से था और मेरी तेरी उसकी बात जो है 1942 की क्रांति से था और इस पर इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला। ठीक है, चलिए अब अगले उपन्यासकार भगवती चरण वर्मा की तरफ चलते हैं। बड़े जाने माने उपन्यासकार, लोग इनको सामाजिक यथार्थवादी उपन्यासकार कहते हैं। भगवती, यशपाल का जन्म जो है 1903 में हुआ था। भगवती चरण वर्मा, भगवती चरण वर्मा का भी जन्म 1903 में हुआ। भगवती चरण वर्मा का भी जन्म 1903 में हुआ और यशपाल का भी जन्म कब हुआ? यशपाल का भी जन्म 1903 में हुआ। 1903 में हुआ। इनका भी जन्म 1903 में हुआ। इनको जो है सामाजिक, ये भी थे सामाजिक व्यक्तिवादी उपन्यास, सामाजिक यथार्थवादी, सच्ची सच्ची बात लिख देते थे। यह भी यथार्थवादी उपन्यासकार, सामाजिक, सामाजिका हो गया, एक सामाजिक यथार्थवादी उपन्यासकार। यशपाल को हटा दीजिए। तो ये इस टाइप के उपन्यासकार रहे। चलिए इनका पहला उपन्यास देखते हैं। याद है क्या क्या लिखवाए। ठीक है, पहला उपन्यास देखिए इनका। पहला उपन्यास पहले लिखते हैं पतन। पहला ही उपन्यास पतन लिखते हैं। कब लिखते हैं? 1928 ईस्वी में। यही इनका जो ये पहला उपन्यास है। यह इनका क्या है? पहला उपन्यास है। ठीक है, और यह उपन्यास जो है वाजिद अली शाह पर लिखा गया है। किसके ऊपर लिखा गया है? वाजिद अली शाह। वाजिद अली शाह, वाजिद अली शाह पर लिखा गया है। तो वाजिद अली शाह पर लिखा गया है। इनका जो दूसरा उपन्यास आता है चित्रलेखा आता है। चित्रलेखा, यह उपन्यास 1934 ईस्वी में आता है। इस उपन्यास में जो है
पाप पुण्य की समस्या उठाया गया है। तो पाप पुण्य की समस्या, पाप पुण्य की समस्या पर लिखा गया। पाप पुण्य की समस्या पर लिखा गया है। ठीक है। यह उपन्यास एक विदेशी लेखककार है, रोमा रोला के छाया से प्रेरणा लेकर के यह उपन्यास लिखा गया। अर्थात उपन्यास एक फ्रेंच उपन्यासकार, फ्रेंच कह सकते हैं, फ्रेंच उपन्यासकार आनातोले उस उपन्यासकार का नाम है। आनातोले फ्रेंच उपन्यासकार हैं आनातोले। इन्हीं का उपन्यास है, एक उपन्यास है थाया। ठीक है। थाया, इसी उपन्यास को आधार बना करके इन्होंने क्या किया है, चित्रलेखा लिखा है। क्या लिखा? चित्रलेखा। इस उपन्यास के जो पात्र हैं, इस उपन्यास के जो पात्र हैं, चाणक्य है, चंद्रगुप्त है, कुमारगिरी है। कुमारगिरी, चित्रलेखा भी हो जाएगी। चित्रलेखा भी हो जाएगी। ठीक है। तो ये क्या है, ये इसके पात्र है। इसके बाद इन्होंने उपन्यास लिखा 3 वर्ष। 3 वर्ष लिखा। और कब लिखी? 1936 में इन्होंने लिखा। सामाजिक उपन्यास है ये। कैसा है? सामाजिक है, सामाजिक उपन्यास है। चौथा जो इन्होंने उपन्यास लिखा, टेढ़े मेढ़े रास्ते। टेढ़े मेढ़े रास्ते। जो टेढ़े मेढ़े रास्ते उपन्यास इन्होंने लिखा था, यह 1946 में लिखा गया था। इस उपन्यास को हम कह सकते हैं राजनीतिक उपन्यास। राजनीतिक उपन्यास। इसमें जो है 3 राजनीतिक रास्तों का जिक्र किया गया है। कैसे? 3 राजनीतिक रास्तों का जिक्र है। ठीक है। एक व्यक्ति के 3 पुत्र, और तीनों पुत्र 3 रास्ते पे चले गए, तीनों राजनीति में, और तीनों 3 रास्ते पर। पहले का जो रास्ता था गांधीवादी, एक गांधीवादी रास्ता पर चलता था। दूसरा जो है आतंकवाद के रास्ते पे चलता था। साम्यवाद। यह आतंकवादी रास्ते पे चलता था। आतंकवाद कह सकते हो, वादी ठीक नहीं है। ठीक है। और इसको क्या कह सकते हैं, गांधीवादी, आतंकवाद या आतंकवादी। ठीक है, कोई बात नहीं, आतंकवाद नहीं भी कहेंगे, ठीक रहेगा। और इसको जो है, इसको गांधीवादी कह सकते हैं या गांधीवाद भी कह सकते हैं, चलेगा। और साम्यवाद, तीसरा जो उनका रास्ता था
तीसरा जो व्यक्ति था वो साम्यवाद को लेकर के आगे बढ़ा। किसको लेकर के आगे बढ़ा? साम्यवाद। साम्यवाद। तो एक रास्ता, दूसरा रास्ता और तीसरा रास्ता, तीनों जो है तीन रास्ते पे चलते हैं। ठीक है, तो एक परिवार के तीन भाई हो गए और तीनों भाई जो हैं तीन रास्ते पे चलते हैं। ठीक है, तो जो दयानाथ है, दयानाथ है, इसको बहुत दया आती है, तो गांधी जी का रास्ता अपना लिया। तीन भाई, पहला भाई दयानाथ, दयानाथ गांधीवाद रास्ता पर। ठीक है, दूसरा भाई प्रभानाथ, ये आतंकवाद बन गया, आतंकवाद के रास्ते पे चलता है। और तीसरा भाई था रामनाथ, सॉरी रामनाथ नहीं, और तीसरा भाई था उमानाथ। उमानाथ, उमानाथ, तीसरा जो भाई था उमानाथ, ये साम्यवाद के रास्ते पे चलता है। तो तीनों तीन रास्ते का प्रतिनिधित्व करते हैं। ठीक है, एक ही परिवार के व्यक्ति, तीनों तीन रास्ते का। अब चलते हैं अगले उपन्यास पर। तो इनका जो अगला उपन्यास, पांचवा जो उपन्यास है, वह है अपने अपने खिलौने। अपने अपने, सॉरी अपने अपने नहीं, अपने खिलौने कर लीजिए, अपने 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 नहीं करेंगे, अपने खिलौने। तो अपने खिलौने जो उपन्यास था 1957 में लिखा गया। छठा जो उपन्यास है भूले बिसरे चित्र, भूले बिसरे चित्र, यह जो उपन्यास है पुरस्कार जीत चुका है और 1959 में लिखा गया। साहित्य अकादमी। हाँ ठीक, साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला इस पर, साहित्य अकादमी पुरस्कार। ठीक है, साहित्य अकादमी पुरस्कार इस पर मिला। यह उपन्यास मध्यम वर्गीय परिवार की 4 पीढ़ियों की कथा है। मध्यम वर्गीय परिवार के 4 पीढ़ियों की कथा है। तो कैसा उपन्यास है? मध्यम वर्गीय परिवार के 4 पीढ़ियों, मध्यम वर्गीय परिवार के 4 पीढ़ियों, 4 पीढ़ियों, ये गलत हो गया, इसको ऐसे कर लेंगे, 4 पीढ़ियों। तो 4 पीढ़ियों की कथा है। तो गोविंद पांडे में 3 पीढ़ी दिया है। अच्छा, 3 ही पीढ़ी दिया है, एक पीढ़ी बढ़ा लीजिए उसमें। के कथा है, इसके माध्यम से भारतीय समाज या भारतीय समाज के विगत अर्धशती का इतिहास चित्रित किया गया है। कोई बात नहीं, 3 पीढ़ी हो चाहे 4 पीढ़ी हो, इतना समझ गया ना, मध्यम वर्गियों के 4 पीढ़ियों या 3 पीढ़ियों का 3 पीढ़ियों की कथा है। ठीक है, तो 4 पीढ़ी लिखिए, हो सकता है 4 और 3 दोनों जानते रहिए, उससे मतलब नहीं है। जब पीढ़ी का है तो आप समझ लीजिएगा किन्हीं का है। झूठा सच के पात्र हैं कनक। अच्छा, कनक मुख्य है, ठीक है, कोई बात नहीं, बहुत अच्छा। और ये कौन है?
अच्छा, जयदेवपुरी, ठीक है, जयदेवपुरी भी है, ठीक है। तारा, तारा भी है, ठीक है। हाँ बिल्कुल, ठीक है। वो छूट गया था क्या वहाँ पे लिखना? कोई बात नहीं, लिख लिया जाएगा। चलिए, तो भूले बिसरे चित्र, इस पर जो है साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है और मध्यम वर्गीय ये इम्पोर्टेंस है क्योंकि इस पर पुरस्कार मिल चुका है। झूठा सच पर कोई पुरस्कार नहीं मिला है, ध्यान रखना। 7वां उपन्यास की अगर हम बात करें, 7वें उपन्यास की अगर हम बात करें तो यह उपन्यास है इनका सामर्थ्य, सामर्थ्य और सीमा, सामर्थ्य और सीमा। यह जो है एक लीलावादी उपन्यास है। लीलावादी, यह एक लीलावादी उपन्यास है। कैसा उपन्यास है? तो लीलावादी उपन्यास है। यह कैसा उपन्यास है? लीलावादी उपन्यास है। इसमें क्षमता, सामर्थ्य, शक्ति, शक्ति, कितनी तुम्हारी शक्ति है, कितनी तुम्हारी सामर्थ्य है और क्या सीमा है, कहाँ तक सीमा है। तो एक व्यक्ति की सामर्थ्य क्या है और सामर्थ्य, उस सामर्थ्य के अनुसार उसकी सीमा क्या है। 8वां उन्होंने लिखा था बुढ़ौती आ गई, थके पांव, पांव थक गए, थके पांव लिखा। क्या लिखा? थके पांव। इन्होंने लिखा 1963 में और इसको लिखा था 1962 में। थके पांव लिखे 1963 में। और 9वां उपन्यास लिखा था रेखा, रेखा नाम से लिखा 1964 में। अगला जो उपन्यास इन्होंने लिखा 10वां, टेढ़ी मेढ़ी, टेढ़े मेढ़े रास्ते तो लिख ही चुके थे, तो सीधे सीधे सच्ची, सीधे सच्ची बातें, सीधे सच्ची बातें इन्होंने लिखा 1968 में। ठीक है। इस उपन्यास में 1938 से लेके 1948 ईस्वी तक के भारतीय इतिहास को उपन्यास के रूप में सीधे साधे ढंग से प्रस्तुत कर दिया गया है। तो 1938 से 1948 से 1948 के इतिहास को सीधे साधे ढंग से ठीक है, उपन्यास के रूप में प्रस्तुत कर दिया गया है। तो सीधे साधे ढंग से जो है उपन्यास के रूप में प्रस्तुत कर दिया गया है। 11वां जो उपन्यास है इसमें लिखा था कि सब ही नचावत राम गोसाई, सब ही नचावत राम गोसाई। एक और उपन्यास ऐसे ही आता है, अमृतलाल नागर, सब ही नचावत राम गोसाई। तो उनका उपन्यास क्या है? ये 1970 में लिखा गया था। नाचो अमृत गोपाल।
नाचो बिन गोपाल। नाचो बहुत गोपाल। बिन गोपाल। नाचो बहुत गोपाल। यह उपन्यास अमृतलाल नागर का है। आई का लिखे हैं सब ही नचावत राम गोसाई। ये राम को नचावत है। आई किसको नचावत है? गोपाल को नचावत है। ठीक है, ये राम को नचावत है, ये गोपाल को नचावत है। ठीक, अब देखेंगे इसमें जो है, इसमें 3 परिवारों की 3 पीढ़ियों की कथा है। किसमें? इसी में, सब ही नचावत राम गोसाई में। ये कहा गया है कि सभी को जो है राम गोसाई ही नचाते हैं। सब ही नचावत राम गोसाई। अरे सबको कौन नचावत है? राम गोसाई ही नचावत है। जैसे कहत है वैसे ही होत है। इसी बात को इस उपन्यास में लिखा गया है। इसमें एक परिवार के 3 पीढ़ियों की कथा है। ठीक है, इसमें जो है पूंजीवाद, अभ्युदय, शासन तंत्र, पूंजीपतियों का प्रभाव इत्यादि सब चीजें जो है बड़ी रोचक ढंग से इस कहानी में प्रस्तुत किया गया है। तो इसीलिए व्यक्ति जब सारे दुखों को, सारे कष्टों को, सब कुछ झेलता है, तो इस उपन्यास का नाम दिए भगवती चरण वर्मा कि सब ही नचावत। यानी सभी लोगों को कौन नचाता है? एक ही व्यक्ति नचाता है, राम गोसाई। ठीक है, सब ही नचावत राम गोसाई। अच्छा, अगला जो उपन्यास इन्होंने लिखा, प्रश्न और मरीचिका। मरीचिका लिखे, प्रश्न और मरीचिका। ये लिखे थे 1973 में। बहुत सारे उपन्यास इनके हैं। ये तो हमने 12 पूरा कर दिया, 3-4 और हैं। तो देखिए 13 नंबर का उपन्यास, 13 नंबर का जो उपन्यास है इसे देखेंगे। युवराज चुंडाई, इन्होंने एक उपन्यास लिखा था युवराज। ये युवराज होना चाहिए, युवराज नहीं, युवराज चुंडा। ये क्या हो गया? चुंडा नहीं बना, युवराज चुंडा। इन्होंने लिखा 1978 में, युवराज चुंडा। किसी ने एक संस्मरण लिखा है कि जीवनी लिखा है, नाम लिखा गया है युवराज युवराज की यात्रा। चंडी देवी, चंडी। अच्छा ठीक है, युवराज की यात्रा मैं नीचे लिख देता हूँ। चंडी प्रसाद जी, यात्रा। ठीक है, युवराज की यात्रा किसकी है? चंडी प्रसाद सिंह की। चंडी प्रसाद सिंह। ठीक, चंडी प्रसाद सिंह। युवराज की यात्रा। यहाँ क्या है? युवराज चुंडा। युवराज चुंडा है। ठीक है, युवराज चुंडा। युवराज चुंडा जो है एक ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर लिखी गई है। यह उपन्यास चित्तौड़ के राजा लाखा के ज्येष्ठ पुत्र चुंडा, चुंडा है, चुंडा वो युवराज था, ज्येष्ठ पुत्र है तो युवराज ही होगा। उसी के विलक्षण व्यक्तित्व को केंद्र में रख करके इस उपन्यास को क्या किया गया? पूरा किया गया। विलक्षण व्यक्तित्व, राजा चुंडा, युवराज चुंडा। अगला जो उपन्यास है 40 नंबर का, ये जो उपन्यास है थुप्पल है। थुप्पल, थुप्पल उपन्यास इन्होंने 1981 में लिखा। इसमें भगवती चरण वर्मा की व्यक्तिगत जीवन संदर्भों को दिखाया, सॉरी वो तो खुदे लिखे हैं तो फिर दिखाया गया नहीं कहेंगे, इसमें ऐसे कहेंगे कि भगवती चरण वर्मा के व्यक्तित्व या व्यक्तिगत जीवन की झांकी है। ठीक है, हाँ ऐसे कह सकते हैं।
तो इसमें जो है भगवती यानी लेखक भगवती चरण वर्मा की व्यक्तिगत या निजी कह सकते हैं, व्यक्तिगत जीवन संदर्भों माने उनसे संबंधित संदर्भों की झांकी। मिलती है कह सकते हैं। तो थुप्पल में जो है भगवती चरण वर्मा का ही जीवन निजी जीवन प्रदर्शित होता है। ठीक है, किसमें? थुप्पल में। अंतिम उपन्यास इन्होंने एक लिखा चाणक्य, और चाणक्य लिखने के बाद इन्होंने कहा कि मैं भी चाणक्य का क्या हूँ? अवतार हूँ, अर्थात मैं चाणक्य का अवतार हूँ। ठीक है, चाणक्य का मैं क्या हूँ? अवतार हूँ। तो किसने अपने आप को चाणक्य का अवतार बताया? ये अंतिम उपन्यास है। ठीक है, अंतिम उपन्यास चाणक्य इनका अंतिम उपन्यास 1982 में लिखा है। ये मर जाने के बाद प्रकाशित हुआ था, तो मरणोपरांत प्रकाशित, जब इनकी मृत्यु हो गई थी तब प्रकाशित हुआ। मरणोपरांत प्रकाशित। तो मरणोपरांत प्रकाशित हुआ। उपन्यास में लगभग 300 ईस्वी पूर्व को संगठित करके विश्व शक्ति के रूप में प्रतिष्ठित किया गया था, जब चाणक्य था। ठीक है, जब कौन था? जब चाणक्य था। उसी घटना को जोड़ करके दिखाया गया, उसको विश्व शक्ति के रूप में दिखाया गया, और वहां के चाणक्य को उसी चाणक्य का अवतार अपने को लास्ट में कहा कि वही चाणक्य मैं हूं। कौन कह लिया? भगवती चरण वर्मा ने कह दिया कि मैं वही चाणक्य हूं। ठीक है, तो ये रहे इनके उपन्यास। इनके उपन्यास को हम लोग देख लेते हैं शुरू से कि कौन कौन से इनके उपन्यास हैं। तो चलिए देखते हैं, शुरू करते हैं। चाणक्य उपन्यास, ये देखिए भगवती चरण वर्मा जी आ गए। अब इनके उपन्यासों को हमको देखना है। ठीक है, इन्होंने लिखा पतन हो जाएगा, पतन हो गया। पहले ही शुरू करते हैं पतन से कि वाजिद अली शाह का क्या हो गया? पतन हो गया। किसका पतन किए इन्होंने किसका पतन लिखा कि वाजिद अली शाह का क्या हो गया? पतन हो गया। पतन हो गया, पतन हो गया, पतन हो गया उस चित्रलेखा का भी। तो चित्रलेखा का भी पतन हो गया। पतन हो गया किसका? वाजिद अली शाह का। पतन हो गया किसका? चित्रलेखा का, जो पाप पुण्य की समस्या पर लिखी गई थी। उसका भी क्या हो गया? पतन हो गया। तो दो लोगों का तो पतन कर दिया इन्होंने। एक तो वाजिद अली शाह का ही पतन हो गया, तो पतन लिखना पड़ा। दूसरा चित्रलेखा का भी पतन हो गया, जो पाप पुण्य की समस्या पर लिखी गई थी। जो फ्रेंच का एक लेखक था अनातोले, इसी का उपन्यास थाया था। थाया से संबंधित इस उपन्यास को लिखा गया था। इसके पात्र की अगर हम बात कर रहे थे तो चाणक्य भी थे, चंद्रगुप्त भी थे, कुमारगिरी भी थे, चित्रलेखा भी थे। ठीक है, तो पतन हो गया, चित्रलेखा का पतन हो गया। जब पतन हो गया तो 3 वर्ष तक तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन 3 वर्ष बाद फिर शुरू हुआ।
टेढ़े मेढ़े रास्ते पर चलना। तो एक परिवार 3 वर्ष बाद पतन होने के बाद 3 वर्ष का समय लगा। 3 वर्ष बाद जो है एक परिवार के 3 भाई टेढ़े मेढ़े रास्ते पर फिर चलना शुरू कर दिए। कब? 3 वर्ष बाद। और यही 3 रास्ते हैं, गांधीवादी यानी गांधीवाद, आतंकवाद, साम्यवाद। इन्हीं 3 रास्ते पे ये लोग चल दिए, अपने खिलौने अपने साथ लेकर। तो इनका जो खिलौना था, तो जो गांधीवाद पे चले, डंडा लेके चले, गांधी जी का लुंगी धोती लेकर चले, और जो आतंकवाद की ओर चले वो अपना बंदूक संदूक लेकर चले, जो साम्यवाद की तरफ चले वो लोगों का साथ लेकर के चले। तो अपने अपने सबका अपना अपना खिलौना, तो अपने खिलौने लेकर के ये लोग चल दिए। सब भूले बिसरे चित्र याद आ रहा है। अब जो है अब ये इतनी घटनाएं बीत जाती है तो भगवती चरण वर्मा को सारा इतिहास याद आ रहा है, नहीं कि भूले बिसरे चित्र सब सामने आ गए। कैसे अंग्रेज आए, कैसे मुसलमान आए, कैसे हमारा देश था, सारा इतिहास इनके सामने आ गया। जब सब कुछ याद आ गया तब जाकर इनको पुरस्कार मिला। नहीं याद आया तो नहीं मिलता। सारी घटना याद आ गई, पुरस्कार पा गए। कब आई? जब अपने अपने खिलौने लेकर के टेढ़े मेढ़े रास्ते पर लोग जाने लगे, तब इनको फिर इतिहास की याद आई कि फिर लग रहा है कि वही हाल होगा जो हुआ है। जब ऐसा बात इनके मन में आया, तब इनको साहित्य अकादमी ने पुरस्कार दे दिया। ठीक है, साहित्य अकादमी पुरस्कार। और जब ये इनको जब पूरा इतिहास याद आया, तब इन्होंने लिखा कि किसकी कितनी सामर्थ्य होती है और उसकी कितनी सीमा होती है, अर्थात वो कहाँ तक जा सकता है। इन्होंने तब लिखा कि हर व्यक्ति की एक सामर्थ्य होती है और उस व्यक्ति का एक सीमा भी होती है कि वो कहाँ तक जा सकता है। इन्होंने लिखा, ये लीलावादी उपन्यास हो गया। उसके बाद अंतिम सीमा तक जाते जाते व्यक्ति थके पांव गिर जाता है, अब आगे जा ही नहीं सकता, क्योंकि वहां एक रेखा है खींची गई है। जो सीमा है उस सीमा की रेखा तक जाते जाते थके पांव व्यक्ति का पैर जो है थक जाता है, गिर जाएगा, अब नहीं बढ़ेगा, आगे बढ़ेगा ही नहीं, बिल्कुल नहीं बढ़ेगा। ये बिल्कुल सीधी सच्ची बातें हैं, ये बिल्कुल सच्चाई है। सीधी सच्ची बातें मैं कह रहा हूँ, सीधी सच्ची बातें मैं कह रहा हूँ कि व्यक्ति में दोष नहीं है। किसमें दोष है? इन सभी को कौन नचाता है? वही नचाता है, सब ही नचावत राम गोसाई, किसी का दोष नहीं है। मैं सीधे सच्ची बात कह रहा हूँ कि सब ही नचावत राम गोसाई। अर्थात ये जो भी कार्य कराता है, आतंकवाद की ओर ले जाए या गांधीवाद की ओर ले जाए या साम्यवाद की ओर ले जाए, ले जाने वाला यही है, राम गोसाई। सब ही नचावत राम गोसाई। प्रश्न और मरीचिका, युवराज चुंडा का तो प्रश्न और मरीचिका लेकर के एक प्रश्न ले लिए, मरीचिका पर सवाल ले लिया, यानी कि प्रश्न और मरीचिका लेकर के युवराज चुंडा इतिहास में, इतिहास की घटना, इतिहास में थुप्पल के पास गए थे। थुप्पल कौन था? चाणक्य ही था। अर्थात चाणक्य कौन था? भगवती चरण वर्मा। तो थुप्पल यानी कि चाणक्य के पास पहुंचा, अर्थात भगवती चरण वर्मा कहते हैं मेरे पास आया। किसके पास आया? मेरे पास। कौन आया? युवराज चुंडा आया। क्या लेकर के आया? तो बहुत सारे सवाल लेकर के आए, प्रश्न लेकर के आए, मरीचिका लेकर के आए। ठीक है, मरीचिका मतलब क्या हो गया? किरण प्रकाश। ठीक है, तो ये लेकर के कौन पहुंचा? युवराज चुंडा। किसके पास? थुप्पल के पास, अर्थात चाणक्य के पास।
अर्थात भगवती चरण वर्मा के पास पहुंचा। तो ये इनके 15 उपन्यास हो गए। ठीक है, चलिए दोहराना नहीं ना है, याद हो जाएगा अब तो। आगे देखेंगे। 3:40 हो गया। अच्छा 3:40 हो गया, तब रहने देते हैं। ठीक है, 3:40 जब हो गया तो रहने देते हैं। अब जो है अगले जो उपन्यासकार होंगे अब अगले दिन देखा जाएगा। अब जो उपन्यासकार हैं हमारे बचे हैं प्रेमचंद युगीन और प्रेमचंद पूर्व, इनको देखेंगे। और फिर जो है समकालीन में जो छूटे हैं उनको देखेंगे, फिर महिला उपन्यासकार। ठीक है, तो खत्म हो जाएगा। उसके बाद हम लोग चलेंगे काव्य में। ठीक है, और काव्य शुरू होगा कहाँ से? आधुनिक काल से। बात समझ गए? आधुनिक काल से काव्य शुरू करेंगे। ठीक है, उसके बाद काव्य के बाद हम फिर या तो नाटक शुरू कर लें या फिर कहानी शुरू कर लें। ठीक है, इसको ब्रेक दे दिया जाए। एक टॉपिक पर्यवाची देख रहे थे हम लोग, झंडा तक हुआ था। और पर्यवाची में हमको लग रहा है कि झंडा तक देखे थे। झंडा, झंडा जी झंडा। झंडा तक देख चुके थे, झंडा के आगे का देखना है, यानी तालाब को देखना है। ठीक है, तालाब, तालाब पर्यायवाची है, तालाब पर देखते हैं। सरोवर, तालाब का कौन कौन पर्यायवाची बनने वाला है? तालाब, तालाब, पोखरी, पोखरी भी कह सकते हैं, झील भी कह सकते हैं एक प्रकार से। इसको कह सकते हैं सर, सर, सर माने तालाब। सरोवर भी कह सकते हैं। काहिर नलनी तुम कमल कुमलानी, तुम्हारे नाल सरोवर पानी, यही सरोवर पानी। ठीक है, फिर क्या है? तड़ाग, तड़ाग भी कहेंगे इसे, तड़ाग। क्या कहेंगे? तड़ाग। और क्या कहेंगे? जलाशय, जलाशय कहेंगे। जलाशय, ये ध्यान देना है, जलाशय मतलब समुद्र नहीं होगा। ये नहीं समझना कि नहीं समुद्र होगा। ठीक है, हाँ, ये बड़ी मात्रा में नहीं है। समुद्र जब बड़ी मात्रा में हो जाएगा तो जल को धारण करने वाला बादल हो जाएगा। ठीक है, पुष्कर, पुष्कर माने क्या होता है? झील या तालाब, पुष्कर। और क्या होगा? ताल। और क्या होगा? तालाब को दिख रहा है हिर्द भी हो सकता है, हिर्द। और क्या हो सकता है? अच्छा बहुत सारे आ गए, देख लेते हैं। पुष्कर आ सकता है, पोखर, हाँ पोखर भी आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है। पोखर, पोखरा कहेंगे। ठीक है, पुष्कर ठीक है, जलाशय बिल्कुल, तड़ाग, कासार, पद्माकर, पद्माकर, सरसी, पद्माकर, पद्माकर तो पद्माकर हो जाएगा सर। नहीं, पद्माकर ठीक नहीं है। हाँ कमल तो होता है, तो तालाब में होता है। कासार, कासार हो सकता है, कासार हो जाएगा बिल्कुल, कासार ठीक है, कासार, सरसी, सरसी भी हो जाएगा। ठीक है, सरसी, पद्माकर ठीक नहीं लग रहा है। ताल, हाँ ताल भी हो जाएगा बिल्कुल। ताल, ताल नहीं होगा, ताल नहीं होगा। ठीक है, वैसे तो दूर दूर तक तो हो जाएगा। ठीक है, ताल, तलैया सब हो ही जाएगा, लेकिन
ताल जो होता है तालाब को नहीं कहते हैं। ताल जो होता है जहाँ नहर और का पानी जो होता है आता बड़े पैमाने पर, ठीक है, लग जाता है। पोखर वो तालाब नहीं होता है, ठीक है। तो ताल उसे कहते हैं। पद्माकर, पद्माकर को नहीं कहेंगे। इतना ही जानिए आप। सर, सरोवर, तड़ाग, जलाशय, पुष्कर, हेद और कासार, ठीक है। सर वासुदेव नंदन में भी दिया है पद्माकर। अच्छा, पद्माकर, ठीक है। मुझे पता है हो जाएगा, ताल भी आपका हो जाएगा, बात समझ रहे हैं ना। ताल भी हो जाएगा, ऐसी बात नहीं है। ताल तलैया भी हो जाएगा, ये सब हो जाएंगे, ठीक है। और क्या हो सकता है, पोखरा भी हो जाएगा, सब हो जाएंगे, ऐसी बात है नहीं है कि नहीं होगा। पद्माकर भी हो जाएगा, ऐसी बात नहीं है कि नहीं होगा, ठीक है। और क्या बोलते हैं, गड्ढा नहीं, गड्ढा तो गड्ढा भी बोल देंगे इसको, गढ़ई, गढ़ई बोलते हैं, ये भी हो जाएगा। और होने के तो बहुत सारे चीजें हैं, लेकिन हम छोड़ रहे हैं ना इसको, ठीक है। ये होते हैं, बात समझ गए, ये सब हो जाते हैं, लेकिन ये जो थोड़ा दूर दूर होते हैं, ठीक है, आप समझ गए। तालाब के सेंस में ये भी ले लिया जाएगा, यदि लिख दिया जाए तो तालाब के सेंस में ले लिया जाएगा, ऐसी बात नहीं है कि नहीं लिया जाएगा, लेकिन थोड़ा दूर दूर तक, मतलब दूर से है, ज्यादा दूर है, तालाब से थोड़ा ज्यादा दूर है। ये कौन, ताल, कौन, पोखरा। पोखरा तो हो जाता है, पोखरा तो करीब हो जाएगा, तालाब को ही पोखरा कह लेते हैं, ये तो करीब हो जाएगा, ठीक है। तलैया, ये भी क्या हो जाता है, दूर हो जाता है। गढ़ई, ये बहुत छोटा सा होता है, ठीक है, लेकिन अगर देखा जाए तो इसको भी तालाब कह देंगे, तालाब ही के सेंस में आ जाएगा। तो ऐसी बात नहीं है कि नहीं होंगे, हो तो जाएंगे ही, ठीक है। इतना जानिए। चलिए, आपके हिसाब से हम पद्माकर भी लिख देते हैं, कोई बात नहीं। पद्माकर, कासार, सरसी, ठीक है, तो जानते रहेंगे। चलिए, क्या जानेंगे, सर जानेंगे। ये डिलीट कैसे हो गया, कोई बात नहीं, फिर से लिख लेते हैं। सर, तो सर, फिर सरोवर, तड़ाग, जलाशय, पुष्कर, हेद, कासार, सरसी, पद्माकर, ठीक है। इतना ही जानिए, इतना ही जानिए कि सर भी होता है, सर माने सरजी भी होता है, सर माने सिर भी होता है, सर माने तालाब भी होता है, सरोवर भी होता है, तड़ाग भी होता है, जलाशय भी होता है, और क्या होता है, पुष्कर होता है, हृद होता है, कासार भी होता है, और क्या हो सकता है, सरसी भी हो सकता है, और कमल को खिलने वाला या खिलाने वाला पद्माकर तालाब भी हो सकता है। अगला जो होगा हमारा, अच्छा, गोबर गणेश बताएंगे। गोबर गणेश का अर्थ क्या होगा, गोबर, ये कैसे हो गया, गोबर गणेश, सर मूर्ख, मूर्ख, मूर्ख। अच्छा, गोबर गणेश जो है, गोबर गणेश है, इसमें समास बताएंगे क्या होगा। सो तत्पुरुष, करण, करण तत्पुरुष। करण तत्पुरुष, करण तत्पुरुष ये कैसे होगा, इसकी व्याख्या क्या करेंगे हम।
सर गोबर से बना हुआ गणेश। सर गोबर रूपी गोबर गणेश से होगा बना ना। गणेश। अच्छा, गोबर, गोबर से बना गणेश। गोबर से बना गणेश को मूर्ख कहते हैं। नहीं सर, गोबर गोबर रूपी गणेश होगा। अरे सेंस हमारा, गोबर गणेश का सेंस क्या होता है? एकदम गोबर गणेश हो तो सेंस क्या आता है? सेंस तो यही आता है ना, मूर्ख। गोबर का गणेश। कि नहीं, गोबर गणेश जब हम कहते हैं तो क्या वो अच्छे सेंस में कहते हैं क्या? नहीं सर, अगर हम नहीं सर, गणेश की मूर्ख बात करते मूर्ख हैं के लिए ही कहते हैं, मूर्ख के लिए ही तो कहते हैं। तो अब तो ये क्या गोबर से बना गणेश होता है वो? तो क्या गोबर से बना हुआ रहता है? सर गोबर का इसकी व्याख्या हम गणेश कैसे कह देंगे तब ये? बहुब्रीहि समास होगा। हम क्या कर देते हैं? नहीं, बहुब्रीहि समास नहीं होगा। हम क्या करते हैं? उपमा दे देते हैं। एकदम गोबर है के गणेश तो क्या, गणेश तो विद्वान है लेकिन उनको हम क्या कह देते हैं? जी सर। एकदम गोबर रूपी गणेश, मतलब गोबर। उपमा देते हैं हम, क्या करते हैं? उपमा देते हैं उनको। जो गोबर वाले गणेश होते हैं जिनको बैठा के हम लोग क्या करते हैं? बड़े बड़े वेद और पाठ पढ़ जाते हैं। जो कि न सुनता है न कुछ करता है, यानी उसको कुछ पते नहीं होता है, और सब हम उसके सामने क्या कर देते हैं? बक देते हैं। हम उपमा देते हैं उस व्यक्ति को। एकदम गोबरे के गणेश हो, गोबर गणेश हो, यानी गोबर रूपी गणेश। ठीक है, बात समझ गए? कर्मधारय होगा ना सर, रूपी आ गया तब तो कर्मधारय हो जाएगा। हाँ, कर्मधारय यहाँ पे बताएंगे। ठीक है, कर्मधारय समास बताएंगे, मूर्ख के सेंस में जाता है। ठीक है, अगर गोबर गणेश, अगर ये गोबर गणेश, गोबर से बना गणेश को कहा जाता है, अर्थात तो जो गोबर से बना गणेश होता है उसके लिए इस शब्द का अगर यूज होता तब यहाँ ये कर्म तत्पुरुष बन जाता। लेकिन ये उसके लिए यूज नहीं होता है, गोबर से बने हुए एक गणेश के लिए यूज नहीं होता है ये शब्द। बात समझ गया ना? ये जो शब्द है किसी को उपमा देने के लिए होती है, मतलब उपमा दी जाती है। जी सर। ठीक है, ये यहाँ इसका ये तात्पर्य नहीं होता है कि गोबर से बना हुआ गणेश की बात हो रही है, यहाँ पर इसकी बात होती ही नहीं है। ठीक है, ये गणेश कोई व्यक्ति होगा, गणेश जो होगा वो गोबर जैसा होगा, यानी गोबर गणेश हो। ठीक है, गोबर गणेश। तो मूर्ख के सेंस में इसको हम लोग समझते हैं, और जब मूर्ख के सेंस में हम समझते हैं तो कौन मूर्ख? तो मूर्ख के सेंस में हम इसको क्या लेंगे? कर्मधारय। ठीक है, न कि जैसे हमने कहा दिया, अगर करण तत्पुरुष की अगर हम बात कर दे कि नहीं किसमें करण तत्पुरुष होगा। ठीक है, अगर हम बात कर दे कि करण तत्पुरुष, तो करण तत्पुरुष किसमें होगा, कैसा होना चाहिए, और कैसे कैसे शब्द होते हैं, तो उसके लिए देखते हैं, एक दो शब्द देख लेते हैं। अंतर आपको एकदम क्लियर हो जाए कि नहीं ये तो करण तत्पुरुष ये है, ये नहीं है। ठीक है, तो देखिए, अगर मैं करण तत्पुरुष की अगर बात कर दूं तो जैसे हमने कह दिया कि करुणापूर्ण, आप यही सुने होंगे, या चाहे रस भरा कह लेते हैं कि रस से भरा, तो यहाँ सच में रस से वो भरा हुआ होता है। जैसे हम कह दिया ना कि करुणापूर्ण, तो यानी कि उसके अंदर करुणा भरी हुई है। बात समझ गया ना? मतलब वो सच में वो शब्द वहां पे है। जैसे हम कह दे तुलसी कृत, तो इसका मतलब तुलसी द्वारा कृत। यहाँ कह रहे हैं गोबर गणेश, इसका मतलब ये नहीं है कि गोबर से बना गणेश। जब ये बात होती है तब तो बात सही हो जाती है, करण तत्पुरुष। लेकिन यहाँ गोबर से बना गणेश का मतलब नहीं है। ठीक है, जैसे हम कह दे कि काम चोर, तो यहाँ स्पष्ट होता है कि वो काम से चोर है। काम से क्या है? चोर है, यानी काम करना नहीं चाहता है, काम से चोर है। यहाँ इस शब्दों का महत्व यहीं पर है, काम से चोर के लिए ही है। लेकिन गोबर गणेश शब्द का महत्व गोबर से बना गणेश के लिए नहीं है। ठीक है, वो व्यक्ति के लिए कहा जाता है, किसी भी व्यक्ति को कहा जाता है, किसी को भी कहा जाता है जो मूर्खता जैसा व्यवहार करता है, तो हम कह देते हैं हम गोबर गणेश हो। ठीक है, अब देखिए, जैसे हम कह दें कि पद यात्रा, पद यात्रा तो मतलब पद से यात्रा, यानी पैरों द्वारा जो की गई यात्रा है उसी को तो हम पद यात्रा कहते हैं।
तो यहाँ है पद द्वारा यात्रा, यानी पद से की गई यात्रा ही तो पद यात्रा कहलाएगी। जैसे हम कहते हैं कि आंखों देखा, मतलब आंख से जो देखा गया, तो यहाँ स्पष्ट ये कोई दूसरी बात नहीं हो रही। यहाँ आंखों देखा मतलब आंख से देखा हुआ, ठीक है। मुंह मांगा मतलब मुंह से मांगा हुआ, मुंह से जो मुंह द्वारा मांगा गया मुंह मांगा हो गया। बात समझ गए? तो ऐसे ये गोबर गणेश गोबर से बना गणेश नहीं है, ठीक है। गोबर गणेश मतलब गोबर से बना गणेश नहीं, गोबर गणेश मतलब मूर्ख गधा, ठीक है। तो ये तीसरा शब्द नहीं देता है, ये मत सोचिएगा तो तीसरा ही अर्थ आ गया, अरे नहीं, ये सेंस है एक, ठीक है। तो गोबर गणेश कह देने से मतलब ये हो जाता है किसी को हम उपमा देते हैं, ठीक है। बात समझ? कर्मधारय समास कि गोबर से बना गणेश, इसकी व्याख्या बिल्कुल नहीं होगी, कि गोबर से गणेश इसकी व्याख्या नहीं होगी, ठीक है। बात समझ गए? गोबर से बने गणेश कहेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि यह सेंस जो है उसको क्या बोलते हैं, गौरी पूजा कहते हैं, या जो गोबर गणेश जो गोबर से बना हुआ गणेश होता है उसको गोबर गणेश कहते हैं हम लोग। पूजा पाठ में जो बना होता है गणेश जी बनते हैं, तो क्या उसको हम कहते हैं गोबर गणेश? आप लोग सोचिए, उसको कभी कहा कोई किसी को देखे कहते हुए कि नहीं ये गोबर गणेश है? नहीं सर, गोबर का गणेश गोबर गणेश कहते हैं, गौरी गणेश, गौरी गणेश कहते हैं, गौरी गणेश कहते हैं, गणेश कहते हैं। गोबर गणेश कहते हैं तो चौपट हो जाएगा तब तो, ठीक है, नाराज हो जाएंगे, सब कुछ काम बिगड़ जाएगा, ठीक है। गुस्सा हो गए, विघ्न सब कुछ, कोई विघ्न हरेंगे ही नहीं, ठीक है। तो चलिए आज देखते हैं गणेश को, नहीं कोयल को देखते हैं। अच्छा, गणेश कोयल तो देख ही लिए है ना, दास को देखते हैं, ठीक है। दास को देखते हैं। दास मतलब दास सेवक, सेवक होता है। क्या होता है? बेचारा सेवक होता है। दास क्या होता है? सेवक होता है। दास क्या होता है? नौकर होता है, नौकर होता है। और क्या होता है? परिचारक होता है। हाँ, भृत्य होता है, परिचारक होता है। अनुचर, महिला होती है तो परिचारिका होती है। अनुचर होता है। अनुचर का मतलब कि आदेश पर चलने वाला, अनुचर पालन करने वाला, अनुचर जैसा कहा गया वैसे ही करने वाला, अनुचर। और क्या कहें? भृत्य, भृत्य क्या है ना, भृत्य, भृत्य। और क्या कह देंगे? दास, और गरीब होता है, किंकर भी कह देंगे। तो राजा का दास हो जाता है, किंकर गरीब भी होता है, दास भी हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि राजा का मतलब कि जो शासन करता है, और किंकर का मतलब जो सेवा करता है, ठीक है। तो किंकर, तो दास और किंकर, ठीक है। और किंकर, किंकर मतलब गरीब भी हो जाता है, वो गरीब ही होता है एक प्रकार से, ठीक है। किंकर माने दास भी हो जाता है, सेवा करने वाला, ठीक है। सर किंकर तो यूज किया जा सकता है, पर गरीब नहीं यूज किया जा सकता ना, इसकी पर्याप्त। हाँ, कहने वो दास के रूप में ज्यादा आता है, जैसे राजा का प्रवाची में आता है, ठीक है। तो राजा का जो प्रवाची वो बनता है किंकर, ठीक है। तो राजा का मतलब कि जो शासक है, ठीक है, और ये उसका अपोजिट हो जाता है, ये आदेश देता है। राजा क्या करेगा? आदेश देगा, और ये आदेश नहीं देगा बल्कि उसको पालन करेगा, ठीक है। किंकर होता है। और किंकर क्या होता है? किंकर गरीब ही होता है, ठीक है। किंकर क्या होता है? गरीब ही होता है। किंकर, किंचन, तो किंकर भी मतलब एक प्रकार से गरीब होता है, लेकिन गरीब इसको नहीं कहते, इसको दास में ज्यादा लेते हैं, ठीक है। बात समझिए, दास दासी क्या होते हैं? ये गरीबी तो होता है ना, ये क्या होते हैं? गरीबी होते हैं। तो किंकर मतलब यहाँ जो आज्ञा का पालन करे, सुने, जो कहा जाए वही करे, ठीक है। तो किंकर। लेकिन इसको आप सोचेंगे कि नहीं गरीब के सेंस में रख ले हरदम, तो हरदम नहीं आता है, समझा जाता है गरीब, ठीक है। परिचारक, जो नौकर चाकर, परिचारक भी होता है, अनुचर होता है। आप लोग
आप लोग निर्मला उपन्यास देखे हैं? हाँ, उसमें परिचारिका यूज किया जाता है। जब पंडित जी जाते हैं रिश्ता लेकर के, सॉरी रिश्ता नहीं, रिश्ता आया होता है, सब कुछ आया होता है। जब निर्मला की माता, सॉरी निर्मला के जब पिता जो है, पिता का डेथ हो जाता है, माता पिता में झगड़ा हो जाता है, ठीक है। निर्मला के माता पिता में क्या हो जाता है? झगड़ा हो जाता है, कुछ कहा सुनी हो जाती है, माता कुछ बोल देती है, ठीक है। अब ये जो है, ये अंधेरी रात को ये जब बाहर निकलते हैं तो इनकी हत्या कर दी जाती है, ये मार दिए जाते हैं। कौन? निर्मला के पिता। और निर्मला का शादी तय हो चुका है, तय हो चुका है। अभी जहाँ तय हुआ उनको पता चलता है तो मर गए, तो वो सोचते हैं जब मर गए तो दहेज तो मिलेगा नहीं, सब चौपट हो गया। अब जब ये पंडित जी जाते हैं ये बताने के लिए, ठीक है, कि शादी हो या ना हो, मन मशवरा जो भी है करने के लिए कि शादी को हम लोग क्यों टाले, ऐसे ही शादी हो जाए, ठीक है। तो ये पंडित जी पहुंचते हैं निर्मला की तरफ से, वहां पहुंचते हैं। अब जब वहां पहुंचते हैं तो वो क्या कहते हैं, जो वहां के लड़के के पिता, लड़के के पिताजी, किसके पिताजी? लड़के के पिताजी, लड़के के पिताजी, लड़के के पिताजी कहते हैं, कैसे कहते हैं अब सुनिएगा स्टोरी। कहते हैं, हरिया हरिया गुड़वा ऐसा लगता है कि इतने सारे नौकर रखे हैं, इतने सारे नौकर रखे हैं। कहते हैं कहाँ सबके सब मर गए, नौकर एक ही है। अब सुन लीजिए हुआ क्या। मान ली एक हरिया नाम हो गया, एक गुड़वा नाम हो गया, एक रधवा नाम हो गया, ठीक है। और एक पता नहीं नौकर का क्या नाम था, जो वास्तव में वहां का नौकर था, तो वो भी नाम था। तो लास्ट में वही नाम लेते हैं। कौन वाला? कौन वाला? लास्ट में जो मान लीजिए रधवा है तो रधवे का नाम लेते हैं लास्ट में। पहले पहले सभी का नाम गिन लेते हैं, ठीक है। 5-6 नाम गिनने के बाद इसका नाम लेते हैं। कहते हैं कहाँ सबके सब मर गए, रहता एक ही है। हाव भाव बांधते हैं कि इतने नौकर हैं कि पूछिए मत, पता नहीं कहाँ सबके सब मर गए। अब वही लंगड़ाता लंगड़ाता आता है अपाहिज व्यक्ति। अभी पंडित होते हैं, बड़ा नौकर वोकर है यार, 100 घर है, नौकर एक ही रहता है। बात समझ गए। ये राज कब खुलता है? जब पंडित जी जो है, पंडित जी जब अकेले होते हैं, ये मिठाई मंगाते हैं पानी पीने के लिए। इनके पिताजी लड़के के मिठाई को आने में कई साल लग जाता है। राघवा को भेजते हैं दुकान से बढ़िया मिठाई लेकर के आओ। अब ये दुकान चला जाता है, सांझ हो जाती है, मिठाई आती ही नहीं है। बात समझ लीजिएगा, सांझ हो जाती है, मिठाई नहीं आ पाती है। पंडित जी बैठे बैठे सोच रहे हैं अब मिठाई आएगा, अब मिठाई आएगा, अब मिठाई आएगा। ये तो सोच रहे हैं कि अब ये चला जाएगा, अब ये चला जाएगा, अब ये चला जाएगा। पंडित जी बैठे हैं, मिठाई आ ही नहीं रहे हैं। पंडित जी अब निकलते हैं चट्टी चोटी को और घूमने। राघवा मिल जाता है एक पान की दुकान पर, सॉरी चाय वाला की दुकान पर बैठा हुआ है। वो सोच रहा है कि अब वो रोज का स्टोरी रहा होगा कि राघवा जाता है, राघवा को मिठाई के लिए भेजा जाता है, राघवा वहीं बैठ जाता है। और पिताजी कहते हैं ये तक कहाँ चला गया, अभी तक आया ही नहीं। फिर चिल्लाते हैं बार बार, और उसको तो बता रखे हैं कि तुम वहीं तो जाके बैठ जाना है, तुमको लाना होना नहीं है मिठाई, ठीक है। चाय वाले की दुकान पे क्या करना है? बैठ जाना है, मिठाई उठाई नहीं लाना है। ये जाकर के बैठ जाता है। यहाँ ये बग वो करते हैं झूठे, उनको तो पता है कि वो आएगा नहीं। अब ये जाते हैं पंडित जी से, मिल जाता है। अब पंडित जी जो है उस दुकान पर से खाते हैं मिठाई, और सब जो है यही लड़के के पिता के खाता में लिखवा देते हैं। और खाते हैं कितना खाते हैं? 5 सेर की, हाँ शायद 5 सेर मिठाई खाते हैं। 5 सेर मिठाई खाते हैं पूरा। हाँ, इनके पिताजी डाल उसके बाद आते हैं। भी पाते हैं।
हाँ आते हैं, उसके बाद बताते भी हैं, हाँ बहुत अच्छी मिठाई, आपने बताया था ना बहुत अच्छी मिठाई दिया। अब ये सोच रहे हैं, लग रहा है कि 100-200 ग्राम खा लिए हैं क्या, बड़ी तो अब पैसा भी चुकाना पड़ेगा लग रहा है कि। अब यही सोच रहा है, फिर सोच रहा है चलिए 100-200 ग्राम का कितना खर्च होगा, लेकिन फिर भी तो खर्च तो हो ही गया। अब ये सोच रहे हैं ये, लेकिन जब सुनते हैं कि नहीं 5 से खा गए हैं, तब तो लगता है हार्ट अटैक आ जाएगा। बात समझ गए? तो देखिए इन कहने का ये मतलब है कि ये खूब नौकर गिनाते हैं, खूब नौकर गिनाते हैं, नौकर एक भी नहीं, एक ही लंगड़ा बेचारा नौकर है। अब वो पंडित जी पूछते हैं, कहो इतने नौकर हैं, कहीं दिख नहीं रहता है कि कोई नौकर नहीं है, सब भाग गए, तनख्वाह उनका कुछ देते नहीं है, खाने पे ही रहना पड़ता है, खा खा के इनका काम करिए, तो कोई नौकर टिकेगा, सब भाग गए। तो जितने भाग गए सभी का नाम लेकर के बुलाते हैं। बात समझ गए? कोई नहीं है, सब भाग गए हैं। देखिए सेवक, सेवक कह सकते हैं, और क्या कह सकते हैं? नौकर, नौकर तो कह ही सकते हैं, सेवक तो कह ही सकते हैं, परिचारक जान लीजिए, परिचारक। अनुचर जान लीजिए, जो आदेश पर ही चलता हो, आदेश पर ही चलता हो, जैसा कहा जाए वही करता हो। अनुचर, अनुसरण करने वाला। भृत्या, तो भृत्य भी आपको याद रखना है, भृत्य। तो एक ये जान लीजिए, एक अनुचर जान लीजिए, एक परिचारक जान लीजिए। किंकर जान लीजिए, राजा का अपोजिट हो जाता है किंकर, ठीक है। और यही किंचन हो जाएगा तो गरीब हो जाएगा, ये भी बेचारा गरीब ही होता है, ठीक है। दासी, हरिया, हरिया कहां से आ गया, ये नहीं है, हरिया गुड़वा नहीं है, ठीक है, यही है किंकर, ठीक है। किंकर है, किंकर है, अनुचर है, भृत्या है और परिचारक है। तो इतना आपको जानना है। आगे देखते हैं दुख, दुख की बात करें, दुख, दुख, दुख सबको मारता है, दुख आगे का है, सबको माजता है, दुख सबको माजता है, और जिनको माजता है उनको सिखा देता है। जिनको माजता है उनको क्या सिखा देता है? जिनको माजता है उनको सिखा देता है कुछ। सिखा देता है कि जिंदगी क्या होती है। दुख सबको माजता है और जिनको माजता है उनको सिखा देता है कि जिंदगी क्या होती है, ठीक है। जिया कैसे जाता है? आगे की पंक्ति है कि दुख सबको माजता है। तो दुख के बारे में चलते हैं। सेवक, भृत्य, हाँ चाकर भी हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा, चाकर हो जाएगा बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है। परिचारक, नौकर, अनुचर, और क्या है, वेदना, वेदना, शोक, यातना, अच्छा ये दुख का हो गया, ठीक है। यातना, विषाद, संताप, क्षोभ, हाँ हाँ बिल्कुल हो जाएगा, पीड़ा, कष्ट सब हो जाएगा। अब देखिए व्यथा, क्या बनेगा यहाँ पर? यहाँ पर जो बनेगा व्यथा, व्यथा बनेगा, और क्या बनेगा? कष्ट बनेगा, कष्ट बनेगा। वेदने तू भी भली बनी, वेदना बनेगा। वेदने तू भी भली बनी किसकी पंक्ति है? शोक भी बनेगा, शोक भी बनेगा, खेद बनेगा, बिल्कुल यातना भी बनेगा, यातना बनेगा,
यंत्रणा बनेगा, यंत्रणा भी बनेगा, हाँ बनेगा। सुख बनेगा, खेद बनेगा। शोक मने दुख होता ही है, खेद भी हो गया तो दुख, यातना भी है तो दुख। यंत्रणा को जानिए। कष्ट है, व्यथा है, वेदना है, ये सब दुख है। आपको जानना बस एक ही है, उसी को जान लीजिए। क्या जानना है? यंत्रणा है। ठीक है। और आप लोगों ने क्या रखा? खेद रखा, ठीक है। विषाद, बिल्कुल विषाद भी हो जाएगा, विषाद भी हो जाएगा। विषाद, ऐसे विषाद लिखा ही नहीं जाता है, इसको मिटाते हैं। विषाद, बिल्कुल विषाद हो जाएगा। क्लेश, हाँ बिल्कुल क्लेश भी हो जाएगा, क्लेश होगा। ठीक। क्षोभ, उर्मिला साकेत में, अच्छा ये कैसा दुख है? ठीक। वेदने तू भी भली बनी, अच्छा ठीक ठीक। वेदने तू भी भली बनी, कलेश हो गया, विषाद हो गया, यंत्रणा हो गया, खेद हो गया, यातना, विषाद, संताप, हाँ संताप भी हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा, संताप हो जाएगा। और क्षोभ, हाँ क्षोभ भी हो जाएगा, बिल्कुल होगा, क्षोभ भी हो जाएगा। यातना, शोक, वेदना, पीड़ा, पीड़ा भी होगा, बिल्कुल होगा पीड़ा, पीड़ा भी होगा। कष्ट, कष्ट होगा ही, ठीक है। अच्छा ये पंक्ति जो है, वेदने तू भी भली बनी, उर्मिला साकेत में, अच्छा मैथिली सर्वगुप्त, वेदने तू भी भली बनी, अच्छा ठीक है। तो यहाँ देखेंगे, यहाँ जो हमने लिखा, आपको यंत्रणा देखना है, और क्या देखना है? और क्या देखना है? विषाद जानते ही हैं, क्लेश जानते ही हैं, संताप जानते ही हैं, क्षोभ जानते ही हैं, पीड़ा जानते ही हैं, कुछ नहीं जानना है, ठीक है। सब जान रहे हैं, संताप जान ही रहे हैं, क्षोभ जान ही रहे हैं, पीड़ा जान ही रहे हैं, क्लेश जान ही रहे हैं, विषाद जान ही रहे हैं। जानना तो बस एक ही है, यंत्रणा, ठीक है। बाकी सब देखिए मिलता। क्लेश, बड़ी क्लेश है, बड़ा विषाद उत्पन्न हुआ, बड़ा संताप हो रहा है, क्षोभ है, क्षोभ है, पीड़ा हो रही है, खेद हो गया, खेद प्रकट कर रहा है, यातना सहना पड़ रहा है, बड़ा शोक है। तो सब आपको पता है। यंत्रणा जानिए, क्या जानेंगे? यंत्रणा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। आगे जो हमारा है वो है द्रव्य। द्रव्य, द्रव्य मतलब पदार्थ, धन, दौलत, वित्त, ठीक, धन, दौलत। अब देखिए, इसको हम कहते हैं धन कहेंगे, क्या कहेंगे? धन। और क्या कहेंगे? दौलत। धन कहेंगे, दौलत कहेंगे, और क्या कहेंगे? वित्त कहेंगे। वित्त मंत्रालय होता है ना, किसका होता है? धन का ही होता है। वित्त कहेंगे, और क्या कहेंगे? संपत्ति भी कहेंगे, बिल्कुल कहेंगे, संपत्ति कहेंगे, संपत्ति हो रही है। और क्या कहेंगे? संपदा कहेंगे, हमारी सारी संपदा नष्ट हो गई, संपदा भी कहेंगे, बिल्कुल कहेंगे, बिल्कुल कहेंगे संपदा। विभूति भी कहेंगे, ये याद रखिए, विभूति भी कहेंगे, पैसा, ठीक, माया, विभूति भी कहेंगे, ठीक है। पैसा, पैसा, पैसा तो पैसा भी कहेंगे, लेकिन धन कहेंगे, दौलत कहेंगे, वित्त कहेंगे, संपत्ति कहेंगे, संपदा कहेंगे, विभूति कहेंगे, ठीक है। हाँ अब आप लोगों का देख लेते हैं क्या है। ठीक है, संपदा कहेंगे, संपत्ति कहेंगे, पैसा कहेंगे, माया कहेंगे, माया कहेंगे, पैसा कहेंगे। तो पैसा तो हो ही जाएगा, पैसा भी हो जाएगा, ठीक है। माया, माया जो है, हाँ माया भी कह लेंगे, ठीक है। संपत्ति तो ठीक ही है, पर पैसा और माया, माया भी एक प्रकार से, माया जब धन कमाते हैं या, पर ये सटीक आंसर नहीं देते हैं, ना तो पैसा देता है ना तो माया। पैसा मतलब इसका ये मतलब नहीं होता है कि द्रव्य है, ठीक है, बात समझ गए।
पैसा मतलब ये नहीं होता है, और न माया मतलब होता है कि द्रव्य है, लेकिन दूर दूर तक इसको दूर से देख सकते हैं कि मतलब पैसा मतलब द्रव्य है, ठीक है, और माया मतलब भी द्रव्य है। बात समझ गए? ये दूर से देख सकते हैं केवल, नजदीक से नहीं। संपत्ति बिल्कुल नजदीक पहुंच जाती है, नजदीक है। कहाँ? धन, संपत्ति, द्रव्य, संपत्ति, ठीक है। ये एक प्रकार से पैसा जो है धन का या द्रव्य का एक प्रकार है। बात समझ गए? ये क्या है? ये उसी का भाग है, द्रव्य का, ठीक है। अब उसी में गेहूं, चावल, ईंटा, पत्थर सब गिनने लगेंगे, अरे वो सब उसका एक प्रकार है, ठीक है। बात समझ रहे हैं ना? तो उसको नहीं गिनेंगे। द्रव्य मतलब होता है धन, दौलत, वित्त, संपत्ति, संपदा, ऐसा चीज हो जिसमें सब चीजें शामिल हो जाए, उसे द्रव्य कहते हैं। ये ना कि एक एक का नाम लेकर कहें कि गेहूं, आलू, चावल, ऐसे नहीं कहेंगे, ये सब द्रव्य नहीं होगा, ठीक है। बात समझ रहे हैं ना? ऐसे नहीं होगा, वो तो उसी का प्रकार है, तो वो द्रव्य को प्रदर्शित नहीं करेगा। धन, दौलत, वित्त, संपत्ति, संपदा, विभूति, ये सब होते हैं। अब धन, धन का मतलब कैसा धन? आलू का धन हो सकता है, गेहूं का धन हो सकता है, धान का धन हो सकता है, पैसा का धन हो सकता है, घर द्वार, खेत खलिहान का धन हो सकता है, सब ये कुछ भी हो सकता है। बात समझ गए? लेकिन आप नाम रख दे रहे हैं एक एक गो का, ठीक है, तो ऐसा नहीं होगा। अब चलते हैं देवता, देवता पर चलते हैं। देवता, देवता का मतलब क्या होता है? जो देवता होगा पहले तो रात को नहीं चलेगा वो, क्योंकि रात को चलेगा तो राक्षस हो जाएगा, राक्षस हो जाएगा। हाँ, तो दिन को चलेगा सूर, जब दिन को चलेगा तो सूर कहलाएगा। और जो सूर होगा वो अमृत पिएगा, अमृत पिएगा तो अमर भी हो जाएगा, अमर हो गए। जो अमर हो गया वही देव भी कहलाएगा, वही क्या कहलाएगा? देव भी कहलाएगा। और वही क्या कहलाएगा? वही कहलाएगा, वही जो है विबुध कहलाएगा। क्या कहलाएगा? विबुध। वही जो है विबुध कहलाएगा। वही जो है निर्झर कहलाएगा। सही है? निर्जर कहलाएगा। वही जो है गिरवार कहलाएगा। सही क्या है? निर्झर और निर्जर दोनों? अब आप लोग सोचिए, मैंने तो लिख दिया। निर्झर तो नहीं होगा सर। तो नीचे वाला वृदारक, अच्छा नीचे वाला नहीं होगा, ऊपर वाला नहीं होगा, निर्झर नहीं होगा। हाँ, ये जो है झरना है। क्या है? नीचे वाला सही है, ऊपर वाला गलत। ऊपर वाला गलत क्यों है? ये झरना है ना। झरना का होगा। एक मूवी देखे हैं, जब कहता है, एक मूवी हम देख रहे थे साउथ इंडियन की, तो उसके घर कोई अतिथि आता है, तो महिला इंग्लिश बोलती है, क्योंकि इंग्लिश वर्ड का प्रयोग नहीं जानती है, लेकिन बोलती है कि ये घोस्ट है। क्या बोलती है? घोस्ट है। तो उसको कहते हैं, उसकी लड़की है, वो कहती है माँ आपको इंग्लिश बोलना नहीं आता? घोस्ट नहीं, घोस्ट मतलब भूत होता है, भूत। तो वो बोलते तब सही तो बोल रहे हैं, तब क्यों कह रहे हो घोस्ट? भूत नहीं बोल, अरे सॉरी, इंग्लिश नहीं बोलने आती। जब घोस्ट माने भूत होता है तो उसका मतलब मैं बोल ही ले रही हूँ। कहते घोस्ट नहीं बोलना है, गेस्ट बोलना है। क्या बोलना है? गेस्ट बोलना है, ये ना अतिथि होगा। बात है, तो उनका कहने का मतलब ये रहता है कि आपको गेस्ट बोलना चाहिए। गेस्ट नहीं बोल पाए तो वो कहते हैं कि जब आपको इंग्लिश नहीं आती है तो इंग्लिश नहीं बोलना चाहिए। घोस्ट का मतलब भूत होता है। तो कह रहे तो सही तो कहा मैंने,
घोस्ट घोस्ट कह रहे हो कि इंग्लिश नहीं बोलने आती, इंग्लिश बोल तो ले रही हूँ कि घोस्ट माने भूत, बात समझ गए। तो निर्जर कहाँ गलत है, निर्जर भी तो सही हो गया ना इस हिसाब से देखा जाए तो, ठीक है। हाँ लेकिन सही कहाँ नहीं हुआ, सही कहाँ नहीं हुआ, देवता के लिए सही नहीं हुआ। वैसे ही घोस्ट जो है वो अतिथि के लिए सही नहीं हुआ, लेकिन घोस्ट तो इंग्लिश का शब्द ही है, सही तो है, ठीक है। तो निर्जर भी सही है, झरना के लिए सही है, ठीक है। निर्जर भी क्या है, सही है, किसके लिए सही है, झरना के लिए सही है, देवता के लिए सही नहीं है। देवता के लिए क्या सही है, निर्जर सही है, निर्जर निर्जर सही है, ठीक है। अब मैंने क्यों निर्जर लिखा था पता है, क्योंकि निर्जर जो है अब नहीं भूलेगा आपको, इसीलिए लिखा था। और चलिए हाँ अब आप लोगों का देख लें क्या क्या लिखे हैं। सुर भी हो गया, अमर भी हो गया, हाँ ठीक है, विबुध हो गया, अमृतेश हो गया, बिल्कुल हो जाएगा, अमृतेश भी हो जाएगा। चलिए अमृतेश हो गया, अमर्त्य हो गया, हो जाएगा, अमर्त्य भी हो जाएगा, ठीक है। अमर्त्य जो न मरते हो वही तो देवता है। निर्जर, हाँ निर्जर हो जाएगा, वृदारक हो जाएगा, ठीक है, वृदारक हो जाएगा, निर्जर हो जाएगा, हाँ सही है, इतना तो हो ही गए, ठीक है। तो चलिए गिरवार भी हो जाएगा, ठीक है। तो आपको फोकस कहाँ करना है वो हाँ देख लीजिएगा। अब आपको कहाँ फोकस करना है, तो देखिए यहाँ फोकस करना, कहाँ, विबुध पर फोकस करना है, विबुध हो जाएगा। और क्या होगा, गिरवार होगा, ठीक है, गिरवार, वृदारक होगा, और क्या होगा, निर्जर होगा, ठीक है। सर त्रिदश तो भी होगा ना, क्या है, त्रिदश क्लियर नहीं हो पा रहा है, टाइप कर देंगे। सर, और क्या है, त्रिदश त्रिदश अमृतेश टाइप करेंगे, सर त्रिदश तो अमृतेश त्रिदश, जी ये त्रिदश, जी ये त्रिदश, अच्छा त्रिदश, ठीक है, त्रिदश हो गया। सर आदित्य को भी कहेंगे क्या, आदित्य, आदित्य देखिए आदित्य भी कह लेंगे, आदित्य तो देवता ही होता है, ठीक है, लेकिन ये ज्यादातर सूर्य को सूट करता है, ठीक है, जी बात समझ गए, देवता हो जाएगा आदित्य, आदित्य भी देवता के रूप में आ जाएगा, लेकिन स्पेशली सूर्य के लिए हो जाता है, ठीक है, बात समझ गए। तो इसीलिए जो है देवता के साथ नहीं लगाते हैं, और देवता तो वो भी है, बात समझ गए। लेकिन हम व्यक्ति ओर से नहीं चलते, हम जो है उस शब्द को देखते हैं कि देवता, उसके लिए चलते हैं, स्पेशली किसी के, अब इंद्र के लिए नहीं, अभी है ना कि देवता मतलब इंद्र, चलिए अब इंद्र, गजेंद्र, अब ये सब लिखने लगे हम, ऐसा नहीं हो गया, ठीक है। देवता तो सभी लोग हैं, तो पर्सनली जब हो जाता है तो वो छोड़ देते हैं, वो देवता का नहीं बल्कि वो सूर्य का हो जाता है आदित्य, ठीक है, बात समझ रहे हैं ना। देवता तो सभी हैं, जैसे अभी हमने कहा ना धन, धन द्रव्य, तो द्रव्य तो सभी हैं, लेकिन वो स्पेशली है, अब स्पेशली को इसमें ऐड न कर दीजिए, ठीक है। देवता मतलब नहीं सर, अगर देवता की पर्यायवाची में आदित्य आ जाए तो हम लगा सकते हैं ना, अब विकल्प अगर न रहे, ठीक है, अब विकल्प कोई बचा ही नहीं तो लगाएंगे, बिल्कुल लगाएंगे, क्यों नहीं लगाएंगे जी वही। अगर धन पूछे आपसे, धन का पर्याय है, अब वहाँ पैसा आ गया और कोई है ही नहीं है विकल्प में, चाहे गेहूं आ गया और कोई विकल्प में है ही नहीं है, तो क्या लगाएंगे, अब तो लगाएंगे ही यहाँ पे गेहूं, क्या करेंगे, बात समझ गया ना, वो अलग की बात है। क्योंकि अभी तक मैं आदित्य को सूर्य ही जानती थी, बुक में देखा तो लगा कि देवता भी होगा। हाँ वो नहीं, वो तो देवता है, सूर्य देवता ही है, लेकिन ज्यादातर सूर्य के लिए आते हैं, ठीक है। लेकिन अब विकल्प ऐसा बन जाएगा, अब कोई कौन देवता का पर्याय नहीं है, तब वहां देखिएगा कि कौन देवता का पर्याय नहीं है। अगर तीनों पर्याय हैं, तीनों पर्याय मिल जाएंगे तो आदित्य को नहीं कर दीजिएगा, लेकिन
अगर कोई ऐसा पर्याय मिल जाए जो बिल्कुल स्पष्ट है कि ये देवताओं का नहीं है, तो फिर आदित्य वहां पे पर्याय मान लिया जाएगा। बात समझ गए? जी। हाँ, तो यहाँ देखिए अमृतेश हो गया, अमर्त्य हो गया, क्या हो गया? अमर्त्य हो गया, अमर्त्य। तो इसी पर आपको फोकस करना है, अमर्त्य पर फोकस करना है, अमृतेश पर फोकस करना है, विबुध पर फोकस करना है, वृदारक पर फोकस करना है, ये सब देवता के हैं। निर्जर पर फोकस करना है, ठीक है। और त्रिदश, त्रिदश भी आप लोग का, त्रिदश पे भी कलर कर देता हूँ ये कलर, चलिए तो त्रिदश भी हो जाएगा, ठीक है। तो इतने चीजों पर अब देखिए, आप कहेंगे कि सूर, सूर तो पता ही है, अमर पता ही है, देव पता ही है, ठीक है। देव माने देवता, तो इतना चीज जानेंगे। अमृतेय, अमर्त्य, जिस अमृत पर जिसका अधिकार हो, देवताओं का अधिकार था अमृतेश। अमर्त्य, जो मरते नहीं है, जो मरते नहीं है, मरण का क्या हो, सॉरी मर्त्य, क्या मर्त्य, मर्त्य मतलब जिनको मृत्यु मिलती है, यानी जो मरते हैं, मर्त्य जो मरणशील है, ठीक है। मर्त्य जो नहीं मरते हैं, मरते ही नहीं है, अमर्त्य देवता हो गए, ठीक है। जो नहीं मरते, अमर भी उनको कह देते हैं, अमर्त्य भी कह देते हैं। विबुध, गिरवाण, वृदारक, दीर्घ, त्रिदश, तो ये भी आपको फोकस करना है, ये भी आपको एक साथ, ठीक है। अगला देखते हैं। अगला जो हमारा है दूध। टाइम हो गया, टाइम हो गया तो 2 मिनट, ठीक है, 2 मिनट है बस जी, तो रहने देते हैं, ठीक है। अब जो है हम लोग अब अगले दिन देखेंगे, तो 3-4 हमने देखा, कोई बात नहीं है, ज्यादा नहीं है, पहुंच गए हैं, समाप्ति भी हो जाएगा। हाँ, 4-5 दिन चलेंगे, लेकिन इसके बाद जो है पर्यायवाची, आप जब अगर शब्द, सभी शब्दों को जानेंगे तो यहाँ से आप जो है विलोम भी सही करेंगे, यहाँ से आप पर्याय भी सही करेंगे, अनेकार्थी भी सही करेंगे। कब सही करेंगे? जब आप पर्यायवाची जानेंगे, ठीक है। बात समझ रहे हैं ना? तो ये जानना जरूरी है। यहाँ की मत सोचिए बहुत लंबा समय लग रहा है, लगने दीजिए, समय लगेगा, कई चीजों को कवर करेगा ये, ठीक है। अनेकार्थी शब्द पे भी एक दिन फोकस करेंगे, मतलब कुछ दिन, वो भी आप शब्द भंडार कर लेंगे ना, शब्द भंडार, तो आप सामान्य हिंदी आपका पकड़ हो जाएगा। लेकिन शब्द भंडार नहीं करेंगे तो आपको सामान्य हिंदी पर पकड़ नहीं होगा, ठीक है। लेकिन पर्यायवाची के बाद हम शब्द पे नहीं चलेंगे, पर्यायवाची के बाद हम तुरंत समास पर आएंगे, ठीक है। प्रैक्टिस होगा, प्रैक्टिस तो जो है वो रखेंगे, 2 दिन 4 दिन में खत्म हो जाएगा। लेकिन हम उसके बाद क्या रखेंगे, सीधे समास पर आएंगे, और समास के बाद फिर अनेकार्थी शब्द पर चला जाएगा। बात समझ रहे हैं? अनेकार्थी शब्दों को पकड़ बनाना है, ठीक है। तो चलिए आज जो है इतना ही क्लास रखते हैं, ठीक है। और यहीं पे क्लास हम लोग बंद करते हैं, और आप सभी लोगों को जुड़ने के लिए